अतिरिक्त तथ्य देखेंगे। सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि LTBT 1963 में हुआ था। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में और थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध संधि TTBT 1974 में किया गया था। ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, इसका संबंध आतंकवादी समूह हमास से है। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के तहत इजराइल पर बहुमोर्चा हमला किया था। सिमचैट टोरा पर आक्रमण शुरू किया गया था। सिमचैट टोरा यहूदी संगीत समारोह था। कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे तीसरा इंतिफादा यानी हिला देना कहा। वेस्ट बैंक और गाजा में इजराइल की उपस्थिति के खिलाफ फिलिस्तीनियों का विद्रोह था। जाकिम सेड्रोट ऑफाकिम, इजरायली शहरों पर हमास ने हमला किया था। मोहम्मद डेफ जो थे उस समय हमास की सैन्य शाखा के नेता। 72 इजराइल का लौह गुंबद, इसी को हम लोग आयरन डोम भी कहते हैं। इजराइल की आयरन डोम एंटी मिसाइल प्रणाली ने 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए रॉकेटों को रोक दिया। आयरन डोम एक कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। यह इजरायली स्थानों पर लक्षित किसी भी रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार, विमान, हेलीकॉप्टर और UAV को ट्रैक और निष्क्रिय कर सकता है। इसकी उत्पत्ति 2006 के इजराइल लेबनान युद्ध के समय हुई थी, जब हिजबुल्लाह ने इजराइल में हजारों रॉकेट दागे थे। इसे 2011 में तैनात किया गया था और राफेल एडवांस सिस्टम्स इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया। 73 में है हमास और हिजबुल्लाह, चूँकि ये बहुत अभी न्यूज़ में है। इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है, हमास का भी और हिजबुल्लाह का भी, तो इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जान लीजिए। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने इसराइल पर विनाशकारी हमला किया। हमास के बारे में 1987 में हमास की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे शेख अहमद यासीन। यह 1980 के दशक के अंत में मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी शाखा का स्पिन ऑफ है। हमास ने 2006 के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल फतह को हराने के बाद गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने हमास को एक आतंकवादी संगठन नामित किया है। भारत ने नहीं किया है, याद रखिएगा इस चीज़ को। भारत ने हमास को आतंकवादी संगठन नामित नहीं किया है। वेस्ट बैंक पर शासन करने वाले फतह ने हिंसा का त्याग कर दिया है। ओस्लो वन समझौता 13 सितंबर 1993 को हुआ था। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के वार्ताकार महमूद अब्बास के बीच वाशिंगटन DC USA में हस्ताक्षर किए गए थे। ओस्लो II समझौता 1995 में हुआ था। इस पर तबा मिस्र में हस्ताक्षर किए गए थे। हिजबुल्लाह के बारे में बताएं अगर 1975 में इसका फाउंडेशन हुआ था। यह लेबनान में स्थित एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और उग्रवादी समूह है। यह ईरान के प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है, जो इसका सबसे बड़ा हितैषी है। यह मध्य पूर्व में सक्रिय इजराइल और पश्चिमी शक्तियों का विरोध करता है। नेक्स्ट है फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष समय रेखा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में 75 वर्षों से अधिक समय संघर्ष चल रहा है। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, कुछ टर्म्स जान लेंगे। अरब इजराइल युद्ध 1948 में हुआ था। 14 मई 1948 को इजराइल के निर्माण के तुरंत बाद अरब के 5 देशों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। स्वेज संकट 1956 में हुआ। मिस्र ने स्वेज नहर जलमार्ग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इजराइल को नौवहन से काट दिया। इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर आक्रमण किया। इसके बाद 6 दिवसीय युद्ध 1967 में लड़ा गया। इजराइल ने गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप पर नियंत्रण हासिल कर लिया। योम किप्पुर युद्ध 1973 में लड़ा गया। मिस्र और सीरिया ने अरब देशों के लिए बेहतर शर्तों पर बातचीत करने के लिए इजराइल पर आक्रमण किया। वहीं दिसंबर 1987 में फिलिस्तीनियों ने इजराइल के खिलाफ पहला इंतिफादा यानी नागरिक विद्रोह शुरू कर दिया। मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों ने हमास की स्थापना की। हमास के बारे में लोग देख चुके हैं। सितंबर 2000 में दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ। तो ये टाइमलाइन था। क्योंकि अब BPSC में स्ट्रेट क्वेश्चन कम ही पूछे जा रहे हैं और करंट में भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि स्टेटमेंट बेस्ड है, तो इसको स्टेटमेंट्स को याद रखना होगा। नेक्स्ट है अफगानिस्तान भूकंप। अफगानिस्तान में भूकंप आया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें समझना होगा नाम। जैसे हेरात शहर, ये अफगानिस्तान संबंधित है।
जिंदाजान और घुरियन यह भी अफगानिस्तान में, बागदीस और फराह प्रांत ये भी अफगानिस्तान में है। तो ये नाम अगर मिल जाए कि ये इसका संबंध किस देश से है, तो अफगानिस्तान से। चीन फिलीपींस के बीच खींचतान। हाल ही में चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के पास बैरिकेड लगाने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। चीन का दावा है कि समुद्र उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। दक्षिण चीन सागर की सीमा के बारे में अगर बात करें तो ये सीमा ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम से लगती है। चीन ने बंदरगाहों, सैन्य प्रतिष्ठानों और हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, विशेषकर पारासेल और स्प्रेटली द्वीप समूह में। चीन ने लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइलें और एक रडार प्रणाली को तैनात करके वुडी द्वीप का सैन्यीकरण किया है। एक बार और हम लोग चर्चा कर लेते हैं दक्षिण चीन सागर के सीमा के बारे में। तो दक्षिण चीन सागर की सीमाएं ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम से लगती है। 9 डैश लाइन यह दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों का सीमांकन करती है, यानी यह लाइन बताती है कि चीन का सीमा कहाँ तक है। दक्षिण चीन सागर का महत्व है, रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 11 अरब बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार का अनुमान है। वाणिज्यिक मत्स्य समृद्ध मैदान है। विश्व की आधे से अधिक मछली पकड़ने वाली नौकाएं इसी क्षेत्र में संचालित होती है। यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग भी है। 2016 में वैश्विक व्यापार का 21% से अधिक, लगभग 3.37 ट्रिलियन इन जल क्षेत्रों से होकर गुजरा था। 5 आइज अलायंस के बारे में हम लोग देख चुके थे, ये ऐसे ही हो सकता है आइज ऐसे भी। तो 5 आइज अलायंस ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर दावा करने के लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को नेतृत्व करने में मदद की। इसी की मौत के मामला पर अभी कनाडा और भारत के बीच के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। ट्रूडो का कहना है कि भारत के रॉ एजेंट इसकी मौत में जिम्मेदार हैं। यह एक खुफिया साझाकरण गठबंधन है। इसमें शामिल देश हैं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये याद रखेंगे, ये 5 आइज में शामिल है। बीपीएस स्वामीनाथन अक्षरधाम मंदिर, तो इसके बारे में जानना ये है कि ये भारत के बाहर सबसे बड़ी हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को हुआ है, जो कि अक्षरधाम मंदिर है। कहाँ पर हुआ है? न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। यह भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर विश्व स्तर पर तीसरा ऐसा सांस्कृतिक परिसर है। पहला गुजरात में, दूसरा नई दिल्ली में 2005 में खुला था, और अब जो है 2024 में ये न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला है, यह स्थापित किया गया है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, ये क्या है? ये इजराइल की सहायता के लिए पहुंचा है। ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का अब तक का सबसे नया और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत है। इसको याद रखेंगे, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का अब तक का सबसे नया और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत है। इसका नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड आर फोर्ड, जो कि 1974 से 77 तक राष्ट्रपति थे, उनके ही नाम पर रखा गया है। भारत नेपाल सीमा विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के काला पानी के पास गुंजी के दौरे से नेपाल नाराज हो गया है। भारत नेपाल सीमा पर काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख भारत के प्रशासन के अंतर्गत हैं, लेकिन नेपाल उन पर दावा करता है। तो यही कारण है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यह दर्रा भारत, नेपाल और चीन के त्रिजंक्शन के पास है। महाकाली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है। काली नदी दो प्रमुख जल स्रोतों जैसे काला पानी नदी
जिसका उद्गम लिपुलेख दर्रा है, और कुथी यांकित नदी जिसका उद्गम लिम्पियाधुरा है, इनके मिलने से बनी है। तो काली नदी दो प्रमुख जल स्रोतों से मिलने से बनी है। वो दोनों जल स्रोत हैं, एक तो काला पानी नदी और दूसरा कुंथी याकिट नदी। 81 स्वदेशी आवाज जनमत संग्रह। संसद में स्वदेशी आवाज बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई जनमत संग्रह 14 अक्टूबर को विफल हो गया। इसमें केवल इतना ही जानना है स्वदेशी आवाज जनमत संग्रह कहाँ कराया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में, जो विफल हो गया, वो पूरा हुआ नहीं। कुछ इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स को समझ लेते हैं। टोरेस स्ट्रेट द्वीप समूह। टोरेस स्ट्रेट में छोटे द्वीपों का एक द्वीप समूह है। टोरेस जल डमरू मध्य क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी सिरे और पापुआ न्यू गिनी के बड़े द्वीप के बीच पानी की एक संकीर्ण निकाय है। आप लोग क्लास देखते समय एक वर्ड में भी पास में रखें ताकि ये क्लियर हो जाएगा, फिर आप वहाँ देख सकेंगे। क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी सिरे यानी नॉर्थ और पापुआ न्यू गिनी के बड़े द्वीप के बीच पानी की एक संकीर्ण निकाय है टोरेस जल डमरू मध्य। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में प्रमुख शब्द। अल-अक्सा, यह यरूशलेम के पुराने शहर में डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद सहित इस्लामिक धार्मिक इमारतों के परिसर को संदर्भित करता है। अश्कलोन, यह दक्षिणी इजराइल में एक तटीय शहर है। अश्कलोन कैसा शहर है? तटीय शहर, यानी ये तट से लगता है। बाल्फोर घोषणा 1917 में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय घर के लिए समर्थन का वादा किया था। गाजा, यह भूमध्य सागर पश्चिम, इजराइल उत्तर और पूर्व और मिस्र दक्षिण के बीच फैली एक भूमि की पट्टी है जिसका एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 365 स्क्वायर किलोमीटर का एक पट्टी है। और इस पट्टी के पश्चिम यानी वेस्ट में भूमध्य सागर यहाँ है, उत्तर और पूर्व में यानी नॉर्थ में और ईस्ट में इजराइल है, और इसके साउथ में इजिप्ट है। समथिंग लाइक दैट आप मैप पे देख लीजिए। होलोकॉस्ट, 1941 से 45 तक नाजियों द्वारा यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार किया गया था। इसको होलोकॉस्ट की संज्ञा दी गई है। जेरूसलम, दुनिया के सबसे पुराने मौजूदा शहरों में से एक है। इसे तीनों इब्राहिम धर्म यानी यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों ही धर्मों में पवित्र स्थल माना गया है। खान यूनुस, गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर एक शहर है। किबुत्ज, इजराइल में एक जानबूझकर समुदाय जो परंपरागत रूप से कृषि पर आधारित था। लेवंत, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित भूमि है। लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और तुर्की। नकबा यानी आपदा, इजराइल के निर्माण के कारण फिलिस्तीनियों का जबरन विस्थापन को ही नकबा का नाम दिया गया है। मोसाद जो है ये इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का नाम है। रामल्लाह, वेस्ट बैंक को ही कहा जाता है। फिलिस्तीन की प्रशासनिक और वास्तविक राजधानी रामल्लाह या वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित फिलिस्तीनी क्षेत्र है। जैसा कि समझ रहे हैं, फिलिस्तीन को अगर आप लोग मैप देखिएगा, फिलिस्तीन दो तरफ बटा है, एक तरफ गाजा पट्टी है और एक तरफ फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है। सफ़ेद फास्फोरस, गाजा और लेबनान में इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सैन्य हथियार सफ़ेद फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस। जियोनिज्म, यहूदी लोगों को फिलिस्तीन में उनकी मातृभूमि में वापस लौटाने के लिए एक राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन जो उस समय ओटोमन के नियंत्रण में था, जियोनिज्म कहलाया। ये कुछ ऐसे टर्म्स थे जिनको ध्यान रखना जरूरी है। मार्टी अहतिसारी, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का 86 वर्ष की आयु में अल्जाइमर से निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने के लिए उनके काम के लिए उन्हें 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? मार्टी अहतिसारी कहाँ थे? फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। इन्होंने हेलसिंकी स्थित संकट प्रबंधन पहल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अनौपचारिक बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से हिंसक संघर्षों को रोकना और हल करना था।
अल अहली अस्पताल। फिलिस्तीनियों ने गाजा शहर के अल अहली अस्पताल में हुई मौतों के लिए इजरायली मिसाइल के हमले को जिम्मेदार ठहराया है। तो अल अहली अस्पताल कहाँ है? तो फिलिस्तीन यानी कि गाजा शहर में है। रूस उत्तर कोरिया डील। रूस और उत्तर कोरिया के बीच में डील हुई है। क्या डील हुई है? उत्तर कोरिया ने रूस को सैन्य आपूर्ति के 1000 कंटेनर वितरित किए थे। इसे उत्तर कोरिया के नाजिन बंदरगाह से रूसी सुदूर पूर्व में ड्यूने बंदरगाह तक ले गया गया था। नया लोकतंत्र विरोधी गठबंधन रूस, उत्तर कोरिया, चीन और ईरान बन रहा है। गठबंधन की सुविधा। यह तीसरे पक्ष के व्यापक खतरे के जवाब में वैचारिक और भू राजनीतिक विरोधियों के बीच एक सुरक्षा सहयोग है। रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन नाटो और यूरोपीय संघ को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे हिस्से पर भी कब्जा करना चाहता है। दक्षिणी आधे हिस्से पर कौन है? साउथ कोरिया है। चीन और ईरान की शिकायतें बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन सभी पश्चिम के प्रति नाराजगी रखते हैं। सफ़ेद फास्फोरस की बात अभी हम लोगों ने की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल पर गाजा और लेबनान में सफ़ेद फास्फोरस के उपयोग करने का आरोप लगाया है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन है। वे पूर्ण प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं है। इसे रासायनिक हथियार नहीं माना जाता है। इसका उपयोग पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन, विशेष रूप से प्रोटोकॉल 3 द्वारा नियंत्रित होता है। फिलिस्तीन और लेबनान प्रोटोकॉल 3 में शामिल हो गए हैं, जबकि इसराइल ने प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है। सफ़ेद फास्फोरस के बारे में जानेंगे। यह पायरोफोरिक है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाता है, जिससे गाढ़ा हल्का धुआं और साथ ही 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र गर्मी पैदा होती है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर। पायरोफोरिक हवा के संपर्क में आने पर अनायास या बहुत तेजी से प्रज्वलित हो जाता है। इसे लहसुन जैसी विशिष्ट गंध निकलती है। इसका प्राथमिक सैन्य उपयोग स्मोक स्क्रीन के रूप में सैन्य गतिविधि को छिपाने के लिए है। यह इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और हथियार ट्रैकिंग सिस्टम के साथ गड़बड़ी करता है। इस प्रकार निर्देशित मिसाइलों से बलों की रक्षा करता है। इससे हड्डी तक गंभीर जलन हो सकती है, क्योंकि देख ही सकते हैं 815 डिग्री सेल्सियस तक की तीव्र गर्मी पैदा करता है। तालिबान को भारत से मान्यता मिल गई है। मॉस्को प्रारूप के तहत कजान यानी रूस में बैठक से पहले तालिबान भारत से आर्थिक समर्थन और मान्यता चाहता है। मान्यता मिली नहीं है, मान्यता के लिए कोशिश कर रहा है। भारत ने तालिबान के इस्लामिक अमीरात को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त तथ्य जानते हैं। मॉस्को प्रारूप अफगानिस्तान में सुलह हासिल करने के लिए शुरू किए गए कई संवाद प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जहां तालिबानी अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी की अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ भिड़ गए थे। इसमें 6 सदस्य देश शामिल थे: रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत। 88 है इमेजिंग उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। ईरान ने इमेजिंग उपग्रह नूर 3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इसके पहले नूर 2 को लॉन्च किया था। तो नूर 2 नूर 3 ये दोनों ही किसके मिसाइल इमेजिंग उपग्रह हैं? ईरान के। इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं ये ईरान के। सर माइकल गैम्बोन का निधन हो गया है। हैरी पॉटर अभिनेता सर माइकल गैम्बोन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सर माइकल को 8 हैरी पॉटर फिल्मों में से 6 में प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। पनडुब्बी नरवाल। ताइवान ने पहली घरेलू स्तर पर विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है। नरवाल के 2025 में सेवा में प्रवेश करने की उम्मीद है। तो नरवाल जो पनडुब्बी है, ये किसने इसे विकसित किया है? तो ताइवान ने किया है। 91 रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2400 मेगावाट के लिए यूरेनियम की पहली खेप बांग्लादेश पहुंच गई है। यूरेनियम की यह खेप रूस से ढाका पहुंची है। 92 है पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन। चीन ने ताइवान जलडमरू मध्य के पास पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन लाइन शुरू कर दी है। यह बुलेट ट्रेनों के साथ चीन की पहली क्रॉस सी रैपिड लाइन है, जो 3 तटीय खाड़ियों के पुलों के ऊपर से गुजरेगी और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक चलेगी। कौन जारी किया? याद रखिए, चीन। 93 यूके में वल्कन 2020 प्रोजेक्ट। यूके दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र बनाने के लिए एक परियोजना चला रहा है, जिसे वल्कन 2020 कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे, वल्कन 2020 क्या है?
तो ये एक तरह का सबसे शक्तिशाली लेज़र बनाने के लिए परियोजना है। कौन चला रहा है? तो यूके। वोल्कन 2020 का संबंध यूके से है। अनुमान है यह लेज़र सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होगा। कुरिल द्वीप समूह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोक्यो और मॉस्को के बीच विवाद है, यानी जापान और रसिया के बीच। कुरिल द्वीप समूह जापान के लिए उत्तरी क्षेत्र को द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत सेना द्वारा जब्त कर लिया गया था। कई द्वीप इटुरु, कुनाशिर, शिकोटन और हबोमाई, यहाँ कई द्वीप के बारे में हमने बताया। तो ये इसका मैप है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर कौन आइलैंड है। ये होक्काइडो आइलैंड है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़। हर्षवर्धन सिंह अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में तीसरे भारतीय मूल के उम्मीदवार बने हैं। हर्षवर्धन सिंह रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार हैं। स्टेरॉयड पर ट्रम्प के रूप में वर्णित हैं। समोसा कॉक्स अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकियों का एक अनौपचारिक समूह। अन्य 2 भारतीय मूल के उम्मीदवार निक्की हेली और विवेक रामास्वामी हैं। वाइजर 2 नासा ने संपर्क टूटने के बाद अपने वाइजर 2 अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल का पता लगाया है। वाइजर 2 वर्तमान में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में है, यानी यह पृथ्वी से लगभग 19.9 अरब किलोमीटर दूर है। वाइजर 2 अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान है। इंटरस्टेलर स्पेस वह क्षेत्र है जो हमारे सूर्य की सामग्री और चुंबकीय क्षेत्र के निरंतर प्रवाह के प्रभाव से बाहर है। तो ये मैचिंग वाला इस बार आया 69 में, उसी तरह से अगर पूछा है वाइजर मिलान करने दे देगा तो इसमें मिलाया जाएगा नासा। अमेरिका की रेटिंग घटाई गई है, तो फिच ने सॉवरेन रेटिंग घटा दी है, AAA से AA+ तक कर दिया है। फिच के बारे में जानते ही हैं, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। 2011 में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 70 वर्षों में पहली बार अमेरिकी रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया है। नेक्स्ट है 16 मेगावाट पवन टरबाइन। विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन किसके द्वारा स्थापना किया गया? चीन के द्वारा। इसकी ऊंचाई 500 फीट है, 152 मीटर। एक वर्ष में टरबाइन 66 गीगावाट आवर कार्बन मुक्त बिजली उत्पन्न कर सकता है। तो सबसे बड़ी पवन टरबाइन विश्व की चीन के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। चंद्र कोडेक्स कार्यक्रम, इसका उद्देश्य चंद्रमा पर भेजी जाने वाली विविध डिजिटल कला का एक संग्रह है। सैमुअल पेराल्टा कनाडा के द्वारा नेतृत्व किया गया। 157 देशों के 30,000 कलाकार, लेखक, फिल्म निर्माता और संगीतकार एकत्रित हुए। कला रूप 4 कैप्सूल में विभाजित था: चित्र, पत्रिकाएं, किताबें, पॉडकास्ट, फिल्म और संगीत। निर्दिष्ट स्थल साइनस विस्कोसिटेटिस चंद्र मैदान और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्रेटर। तो चंद्र कोडेक्स कार्यक्रम का जो नेतृत्व था वो कनाडा द्वारा किया गया, जो कि सैमुअल पेराल्टा ने किया। यूक्रेन शांति वार्ता की शर्त। स्थान जिद्दा, सऊदी अरब। रूस से कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था, तो क्या ही कहा जाए फिर अब शांति वार्ता के बारे में। यूक्रेन ने अपना 10 सूत्री शांति फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे पिछले दिनों रूस ने अस्वीकार कर दिया था। भारत से NSA अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया था। जिद्दा बैठक के बाद कोपेनहेगन में पहले अनौपचारिक वार्ता हुई थी। तो यूक्रेन शांति वार्ता की शर्त में भारत की तरफ से कौन था ये याद रखेंगे, NSA अजीत डोभाल। अब ऐसे क्वेश्चंस भी बीपीएससी द्वारा फ्रेम किए जाने लगे हैं। तो ये था हम लोगों का परफेक्शन IAS का इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस, और ये हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद फिर हम लोग कोई टेस्ट सीरीज करेंगे आइदर, या एडुटेरिया के करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आप लोग अगर किसी स्पेशल चीज़ को चाहते हैं तो उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू।